मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में हम जीवन नहीं मरा करता है ये पद्य पर चर्चा किए थे। मैंने तुमको पूरा पाठ समझा दिया था बेटा। अब आगे देखते हैं, इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न प्रथम, कविता में वे कौन सी पंक्तियां हैं जो हमारे अंदर आशा का संचार करती है? पहला प्रश्न देख लिया ना। कविता में वे कौन सी पंक्तियां हैं जो हमारे हृदय में आशा का संचार करती है? तो बता रहे हैं, उत्तर देखो। कविता में दिया है, कविवर गोपाल दास जी कहते हैं कि नीरज की कविता जीवन नहीं मरा करता है, प्रेरणा का जीवंत प्रभापुंज है। जीवन की सुंदर बदलती है। ये समझ में आया? ये फिर से देख लो इसको। कविता में कौन सी ऐसी पंक्तियां हैं जो हमारे जीवन के अंदर आशा का संचार करती है? तो कवियर लाखों बार गगरियां फूटी, कश्तियां नहीं। सिकन्ना आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल की ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। ये पंक्तियां हमारे हृदय में प्रेरणा देती है। समझ में आ गई बात? आशा का संचार करती है। आइएगा प्रश्न क्रमांक द्वितीय, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, पंक्ति में मोती से क्या आशा है? द्वितीय प्रश्न को देखो बेटा ध्यान से। पुस्तक सब लोग देख रहे हो ना? फिर से मैं प्रश्न पढ़ता हूं। मोती व्यर्थ लुटाने वालों, पंक्ति में मोती से क्या आशा है? ढूंढो उसमें। मोती का आशा कविता में आंसुओं से है। मोती का आशा है कविता में। कवि ने किस आशा से बताया है? आंसुओं से। जो लोग व्यर्थ ही आंसू बहा करके पश्चाताप करते हैं, उनका कवि ने व्यर्थ मोती को बर्बाद करना ऐसा बताया है। समझ में आया दूसरे प्रश्न का उत्तर? आओ तृतीय, नव की उम्र बढ़ाने वालों, ना नव नहीं है, क्या है? तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, कविता में इन पंक्तियों में किस तरह के लोगों को संबोधित किया गया है और इनकी तुलना किससे की गई है? दो प्रश्न इसमें निहित है ना? पहला, किस तरह के लोगों को संबोधित, दूसरा है इनकी तुलना किससे की गई है। तो कवि जी ने समाज के उन विघ्न संतोषी लोगों को
लोगों की ओर इशारा किए हैं जिन्हें बाधा बनकर अच्छे कार्यों में अड़चन पैदा करते हैं, होने नहीं देते, इसकी ओर संकेत किया। दूसरा, वे किसी भी सामाजिक कार्य को शांतिपूर्ण संपन्न होने नहीं देते। ऐसे जहां देखो कुछ न कुछ रोड़ा करते हैं, ऐसे लोगों को संबोधित किया है। ऐसे लोगों को अंधेरा ही अच्छा लगता है, कभी भी प्रकाश की ओर उनकी जो इच्छा नहीं होती। इस प्रकार से ये तृतीय प्रश्न का उत्तर हो गया। आ जाओ चतुर्थ। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंगा फूल की। इस कविता में कवि क्या संदेश देना चाह रहा है, अपने विचार लिखिए। तो इस प्रकार से बेटा ये 5 प्रश्न है, इनके उत्तर बना लेना। आ जाओ आगे, पाठ के आगे। कुछ सपनों को मर जाने से जीवन मरा नहीं करता है। क्या आप इस बात पे सहमत हैं? अपने पक्ष में तर्क दीजिए। लेना सहमत हो? प्रश्न क्या है देख लिए ना। कुछ सपने की मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है का आशय क्या है? हाँ, हम सहमत हैं। क्यों? क्योंकि कुछ सपने यदि साकार नहीं हुआ, सपना तो है भाई, यदि साकार नहीं हुआ तो क्या उससे जीवन मरता है? जीवन नहीं मरता बेटा। जब मैं इस तरह से याद रखो, सपने के मर जाने से, सपने के टूट जाने से जीवन व्यर्थ नहीं जाता, प्रयास करके उसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। आइएगा, दूसरा कहता है अपने या अपने आसपास के लोगों के जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन कीजिए जिनके घटित होने पर जीवन वृहद परिदृश्य प्रभावित नहीं हुआ। इसको बनाने बेटा। आ जाओ तृतीय कड़ी, भाषा के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जितना महत्वपूर्ण है तुम्हारे पाठ के प्रश्नोत्तर इत्यादि से है, वैसी ही महत्व इस भाषा तत्व या भाषा के बारे में। अर्थात ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 ध्यान से देखो। निम्नांकित शब्दों के पर्यायवाची बताइए। समझते हो ना पर्यायवाची? तो अश्रु, अश्रु का पर्यायवाची है बेटा आंसू, अश्क। व्यर्थ, बिना मतलब के या बेकार। ग, नयन, आंख, नेत्र। चंद, चंद का मतलब है कुछ, बहुत कम या अल। अंगा, किस्ती, किस्ती का मतलब है नैया या नाव। और तम का मतलब है बेटा अंधकार, अंधेला। 6, उपवन का मतलब है वाटिका, बगीचा। समझ रहे हैं ना? ये सब पर्यायवाची हैं।
प्रयास, प्रयत्न। जब इसका उत्तर लिखोगे तो खाका बनाओगे। खाका बनेगा, उसमें इस तरह से लिखा बनाना बेटा। शब्द, शब्द के बाद पर्यायवाची, ऐसा कर 2 खाके बन जाएंगे, 2 भाग। और इस तरह से बना लोगे ना खाका, लिख लेना बेटा। ये रहा तुम्हारे प्रथमा पाठा 1.1 के प्रश्नोत्तर और अन्य अभ्यास के प्रश्न, ये सब पूर्ण होते हैं। जहाँ तक है प्रश्नोत्तर को अच्छी तरह से लिख करके और कंठस्थ कर ही लेना। हाँ, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्यता बनाने हैं, कोई छोड़ना नहीं बेटा। जहाँ पर तुमको समझ नहीं आती, जब रेगुलर क्लास चलेगी तो पूछ लेना मुझसे। इस तरह से ये पाठ पूर्ण हो गया। आ जाते हैं इस पर आधारित, और व्याकरण में मैं तुमको ये बता दूं कि शब्द भेद तुम लोगों को मिडिल स्कूल में तो पढ़ाया ही गया होगा, जानते हो नहीं? देख लो फिर से, मैं बता दे रहा हूं। शब्द भेद 8 हैं। व्याकरण में शब्द भेद क्या है? 8। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा क्रिया विशेषण, छठवा संबंध सूचक अव्यय, सातवां समुच्चय बोधक अव्यय, आठवां विस्मय आदि बोधक अव्यय। इन 8 का ज्ञान अति आवश्यक है। उसके अनुसार इसके साथ ही साथ कारक रचना और लिंग वचन पुरुष, इसका भी ज्ञान अति आवश्यक है। जब तक कि प्राथमिक ज्ञान नहीं होता बेटा, उच्च ज्ञान को समझ में ठीक से नहीं आता। यदि तुमको कोई पूछता है उच्च स्तर का व्याकरण और तुम्हें प्राथमिक व्याकरण का विशेष ज्ञान नहीं है, तो उनके प्रश्नों का उत्तर दे पाना मुश्किल है, सही उत्तर नहीं दे पाओगे। इसलिए इन शब्द भेदों को अच्छी तरह से पढ़ लो, अच्छी तरह से समझ लो। शब्द भेद बताया बेटा। और ये शब्द भेद तो तुम लोग प्राइमरी स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, प्राइमरी में भी पढ़े, मिडिल स्कूल में भी पढ़े, अब आ गए तुम हाई स्कूल में। तो इसका तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु मैं तुमको बताए दे रहा हूं। संज्ञा किसको कहते हैं जानते हो? संज्ञा कहते हैं नाम को। नाम को, चाहे वो वस्तु का नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, किसी भी का नाम हो, चाहे जगह का नाम हो, उसी का नाम संज्ञा है। इस तरह से बेटा व्याकरण को अच्छी तरह से देखना, जहां पर ना समझ में आए पूछ लेना, ठीक।